फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंट अफेयर के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस चर्चित अभिनेता को नौरिचर गोधेलू गोल्ड ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर चुना है? ऑप्शन ए है मनोज वाजपेयी, ऑप्शन बी गुरमीत सिंह, ऑप्शन सी संजय मिश्रा, या ऑप्शन डी पंकज त्रिपाठी, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या ऑल ऑफ अबव। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी पंकज त्रिपाठी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए, नौरिचर गोधेलू गोल्ड ने भारतीय अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पंकज त्रिपाठी विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर कंपनी के उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए नौरिचर का चेहरा होंगे। वह कंपनी के पशु आहार ब्रांड नौरिचर गोधेलू गोल्ड, मिल्क ओ मिल्क प्लस और सुपर 20+ के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पीजी सेंटर सहरसा के हिंदी विभाग में एक नई पुस्तक संत रविदास का विमोचन हुआ। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर संगीत कुमार, ऑप्शन बी सोमेश्वर प्रसाद, ऑप्शन सी राजदेव सिंह, ऑप्शन डी मोहित विश्वेश्वरैया, या ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस, या वन ऑफ अबव, या ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर संगीत कुमार। पीजी सेंटर पश्चिमी परिसर सहरसा के हिंदी विभाग में डॉक्टर संगीत कुमार झा की नाट्य पुस्तक संत रविदास का विमोचन किया गया, यानी ऑप्शन जो है इसका एक करेक्ट होगा। और पहले का जो है 1 सेकेंड, और पहला का जो है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा का फैक्ट देखते हैं। पीजी सेंटर परिसर सहरसा के हिंदी विभाग में डॉक्टर संगीत कुमार झा की नाट्य पुस्तक संत रविदास का विमोचन किया गया। अपने आभार संबोधन में पुस्तक के लेखक डॉक्टर संगीत कुमार झा ने कहा कि साहित्य वही है जिसमें सबके हित की बात हो। बिना किसी भेदभाव, आडंबर रहित जीवन ही व्यक्ति को महान और सफल बनाता है, जिसमें संत रविदास, तुलसी और सूरदास अग्रिम पंक्ति में खड़े नजर आते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में गौशाला समिति और बीएयू के साथ समझौते के तहत कौन सी यूनिवर्सिटी में वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है? ए भूपेंद्र मंडल यूनिवर्सिटी, बी तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, सी मगध यूनिवर्सिटी, या डी पटना यूनिवर्सिटी, या ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी तिलका मांझी यूनिवर्सिटी। चलिए इसका फैक्ट देखते हैं। श्री गौशाला भागलपुर और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की ओर से वर्मी कंपोस्ट निर्माण प्रकल्प का शुभारंभ श्री गौशाला में किया गया। खेती में रासायनिक खादों का खूब इस्तेमाल हो रहा है। इसका प्रयोग होने से हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। गौशाला में वर्मी कंपोस्ट तैयार कर किसानों को और अन्य लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में डेनिस एलिपो को किस देश ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है? ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी रूस, डी अमेरिका या ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी रूस। ठीक है, तो चलिए इसके फैक्ट देखते हैं। हाल ही में डेनिस एपिलोव को रूस ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है। भारत ने रूस में डीबी वेंकटेश वर्मा को अपना राजदूत नियुक्त किया है। हाल ही में भारत और रूस के बीच पैसेज अभ्यास का आयोजन अरब सागर में किया गया था। वाडा के रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में रूस सबसे शीर्ष स्थान पर है, यानी पहला रैंक पे है। रूस ने जो है जिरकॉन मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अतिरिक्त सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? ए अरविंदन सिंह, बी शशांक गोयल, सी विश्वजीत शर्मा या ऑप्शन डी सत्यनारायण सिन्हा या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से हमारा 5 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा शशांक गोयल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। चलिए इसके फैक्ट देखते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में शशांक गोयल की नियुक्ति को कैबिनेट के नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है। शैलेश कुमार सिंह को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और विकास आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। मनीष कुमार गुप्ता को अतिरिक्त सचिव के पद पर दिल्ली विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चंचल कुमार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के सभी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शुरू करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी गुजरात या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए तेलंगाना हो जाएगा। हाल ही में तेलंगाना कैबिनेट ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के सभी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शुरू करने का फैसला किया है। इसके अलावा तेलंगाना कैबिनेट ने निजी स्कूलों, जूनियर और डिग्री कॉलेजों में फीस को विनियमित करने का भी फैसला किया है। कैबिनेट ने 7,289 करोड़ रुपए की लागत में मन बुरु मन बड़ी यानी हमारा गांव हमारा विद्यालय योजना को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह योजना सरकारी स्कूलों में बेहतर बुनियादी सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए है। तेलंगाना दक्षिण भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी फरवरी में लॉन्च होगी? ऑप्शन ए राहुल पंडिता, ऑप्शन बी अभिजीता गुप्ता, ऑप्शन सी बराक ओबामा या ऑप्शन डी चंद्रचूड़ घोष या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह 7वें क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी जो है
चंद्रचूड़ घोष को ऑप्शन राइट किया है। चंद्रचूड़ घोष द्वारा लिखित सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी फरवरी 2022 में लॉन्च की जाएगी। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान क्रांतिकारी थे। केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती अर्थात 23 फरवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश नायक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। राहुल पंडिता ने लवर बॉय ऑफ भवलपुर नामक पुस्तक की रचना की। अभिजीता गुप्ता ने हैप्पीनेस ऑल राउंड पुस्तक की रचना की। बराक ओबामा ने अ प्रॉमिस लैंड नामक पुस्तक की रचना की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसी में अभी फैक्ट है। यह ऐप केवाईसी प्रक्रिया, व्यापार और निपटान, म्यूचुअल फंड, हालिया बाजार के विकास, निवेशक शिकायत निवारण तंत्र आदि के बारे में भी बताएगा। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 12 अप्रैल 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। सेबी बोर्ड में एक अध्यक्ष और कुछ अन्य पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत की गई? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी हरियाणा या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से अधिक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। राजस्थान की पाकिस्तान में सटी सीमा पर 23 से 28 जनवरी तक बीएसएफ का ऑपरेशन सर्द हवा चलेगा। इसके तहत सीमा पर तारबंदी के आसपास निगरानी को बढ़ाया जाएगा। सर्दियों के दिनों में कोहरे और धुंध के कारण सीमा पार से घुसपैठ और किसी भी तरह की नापाक हरकत से निपटने के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ हाई अलर्ट पर आ जाता है। बल अपने नियमित अभ्यास के तहत गर्मी में ऑपरेशन गर्म हवा और सर्दी में ऑपरेशन सर्द हवा चलाता है। ये अभियान हर वर्ष चलते हैं और इस दौरान सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। ऑपरेशन सर्द हवा के दौरान सीमा पर बीएसएफ के इंटेलिजेंस विंग भी एक्टिव रहती है और अन्य खुफिया एजेंसियों भी बीएसएफ का तालमेल रहता है और इस तरह वो एक दूसरे की मदद करती है। इस दौरान हर संदिग्ध गतिविधि पर नज़र रखी जाती है। ऑपरेशन सर्द हवा में सीमा से सटी पुलिस चौकियों को भी विशेष भूमिका रहेगी, साथ ही निगरानी को और बढ़ाया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनडीआरएफ का 17वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 12 जनवरी, ऑप्शन बी 15 जनवरी, ऑप्शन सी 18 जनवरी या ऑप्शन डी 19 जनवरी या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से अधिक। तो इस तरह से हमारे 10वें क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा यानी 19 जनवरी। ठीक है, चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। उन्नीस जनवरी को देश में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष एनडीआरएफ का 17वां स्थापना दिवस मनाया गया है। एनडीआरएफ की स्थापना वर्ष 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम
2006 के तहत की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य आपदा या संकट की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए जान माल की रक्षा करना होता है। एनडीआरएफ केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान, स्वास्थ्य जागरूकता, कुपोषण जागरूकता आदि के क्षेत्र में भी एनडीआरएफ सहायता कर रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसी में है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस देश को ALH MK3 का निर्यात करेगी? यानी हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस देश को ALH MK3 का निर्यात करेगी? A सिंगापुर, B मॉरिशस, C वियतनाम, D इंडोनेशिया या E इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से अधिक। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर B यानी मॉरिशस करेक्ट हो जाएगा। चलिए फैक्ट को देखते हैं। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH MK3 के निर्यात के लिए मॉरिशस सरकार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह हेलीकॉप्टर मॉरिशस पुलिस इस्तेमाल करेगी। मॉरिशस सरकार पहले से ही HAL निर्मित ALH और डर्नियर 228 विमान का इस्तेमाल कर रही है। ALH MK3 हेलीकॉप्टर की आपूर्ति के इस अनुबंध के साथ ही मॉरिशस सरकार ने 3 दशकों से चले आ रहे हैं व्यापारिक संबंधों को और मजबूत किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने उर्दू और फारसी की जगह हिंदी के शब्दों का उपयोग करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी असम और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से अधिक। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस उर्दू और फारसी के प्रचलित शब्दों की जगह हिंदी के शब्दों का उपयोग करेगी। पुलिस के लिखा पढ़ी में उर्दू फारसी के इस्तेमाल पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आपत्ति के बाद पुलिस मुख्यालय से प्रचलित शब्दों का शब्दकोश तैयार कर रहा है जिसे भविष्य में हिंदी में लिखा जा सके। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभी पुलिस कार्रवाई के दौरान उर्दू और फारसी के कई नए शब्द का उपयोग होता है। अब हिंदी शब्दकोश तैयार किया जा रहा है जिसे सभी इकाइयों को भेजा जाएगा ताकि इनका उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड में किस बल के अधिकारी पहली बार हिस्सा लेंगे? ए BSF, बी ITBP, ऑप्शन सी SSB, ऑप्शन डी असम राइफल या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से अधिक। तो इस तरह से हमारे 13वें क्वेश्चन का आंसर होगा ITBP यानी इंडियन तिब्बत पुलिस बल। ठीक है, तो चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के डेयर डेविल बाइकर्स पहली बार इस वर्ष की गणतंत्र दिवस की परेड में 10 तरह के फॉर्मेशंस का प्रदर्शन करेंगे। डेयर डेविल टीम में लोटस फॉर्मेशंस, एरो पोजीशन,
आज़ादी के अमृत महोत्सव के थीम पर आधारित पिरामिड फॉर्मेशन इत्यादि प्रदर्शित करेगी। इसके लिए आईटीबीपी के डेयर डेविल टीमें राजपथ पर प्रतिदिन कड़ा अभ्यास कर रही है। इस प्रदर्शन में आईटीबीपी के 146 कर्मी और 33 बुलेट मोटरसाइकिल हिस्सा लेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन बनी? ए एयरटेल, बी वीआई, सी नोकिया, वीआई नहीं वीवो है, ऑप्शन डी जियो, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जियो। चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई और रिलायंस जियो ने घोषणा की है कि यूपीआई ऑटो पे अब जियो के साथ टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए पेश किया गया है। एनपीसीआई द्वारा शुरू किए गए यूपीआई ऑटो पे का उपयोग करते हुए ग्राहक अब मोबाइल बिल, बिजली बिल, ईएमआई भुगतान, मनोरंजन, ओटीटी सदस्यता, बीमा, म्यूचुअल फंड जैसे आवर्ती भुगतानों के लिए किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन का उपयोग करके आवर्ती ई जनादेश को सक्षम कर सकते हैं। वैलिडिटी खत्म होने के बाद जियो यूजर्स को अब रिचार्ज की तारीख याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। ग्राहकों द्वारा चुने गए जियो प्लान को निर्धारित तिथि पर स्वतः नवीनीकृत किया जाएगा। 5,000 रुपये तक की रिचार्ज राशि के लिए ग्राहकों को रिचार्ज के निष्पादन पर यूपीआई पिन दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। उपयोगकर्ता यूपीआई ऑटो पे के माध्यम से अपनी आवश्यकता के अनुसार टैरिफ योजनाओं के लिए ई जनादेश बना सकते हैं और संशोधित भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का प्रश्न। तो आज का हमारा प्रश्न यही समाप्त होता है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।